हेलो दोस्तों, मैं रंजीत कुमार सत्यार्थी। मेरे यूट्यूब चैनल द स्टडी लाइफ है। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो रंजीत कुमार सत्यार्थी पर है। तो आप लोगों को सभी को, जितने भी इंटर के एग्ज़ाम देने वाले हैं जो आर्ट्स से हैं, जिसका एग्ज़ाम 2025 में होने वाला है, उसका हम फ्री क्रैश कोर्स करा रहा हूँ, जिसमें आप लोगों को 2025 के एग्ज़ाम में आने वाले संभावित प्रश्नों को हिस्ट्री का लेकर क्वेश्चन लेकर आया हूँ। जिसमें आप लोगों को ये परीक्षा के ध्यान में रखते हुए आप लोगों की जो टकराने वाला क्वेश्चन है, उसी को आज मैं डिस्कशन करा रहा हूँ। डिस्कशन नहीं, आपको ये जितना भी क्वेश्चन है, ये बहुत संभावित क्वेश्चन है जो आपको आने वाली है। तो मेरा पहला का क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की खोज। मेरा पहला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के खोज पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। मैंने सिंधु सभ्यता पर खोज का संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो हड़प्पा के खंडहरों के का दीर्घकाल तक उपेक्षा के बाद दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा में उत्खनन का कार्य कराया, जो 1925 तक चलता रहा। इसके बाद 1926 से 1933 तक मध्य स्वरूप का उत्सव के निर्देशन में उत्खनन के कार्य हुआ। मोहनजोदड़ो में 1922 से लेकर 1923 तक में राखल दास बनर्जी ने के निर्देशन में उत्खनन के कार्य प्रारंभ हुआ। इसके बाद सर जॉन मार्शल के मैके एवं हिलर के निर्देशन में उत्खनन कार्य कराया गया। ये हमारा पहला क्वेश्चन था, जिसका नाम था सिंधु सभ्यता की खोज पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो ये क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। मेरा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता के विस्तार पर प्रकाश डालें। तो इसका राइट आंसर यही होगा, लिखिएगा तुम। हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल लगभग देखा जाता है तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। अगर इसका एक्चुअल मान देखा जाता है 12,99,660 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। तो हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल 12,99,660 वर्ग किलोमीटर था। हड़प्पा सभ्यता का विश्व में सबसे प्राचीनतम सभ्यता है। यहाँ के उत्तर उत्तर में दैमाबाद जो कश्मीर में पड़ता है, दक्षिण में मांदा जो है महाराष्ट्र में है, पश्चिम में सुतका गेंडोर है जो बालूचिस्तान में पड़ता है, पूरब साइड में है, और पूरब साइड में पश्चिम साइड में है आलमगीरपुर जो है, आलमगीरपुर ये आपका बंगाल क्षेत्र में पड़ता है, स्थित है। तो अगर इस क्वेश्चन का सभी को आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा और इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। ये मस्ट भी है। उसके बाद दूसरा का मेरा क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों को लिखे। तो हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों को लिखना है। तो इसका अगला क्वेश्चन आंसर देखिएगा। तो हड़प्पा सभ्यता के पतन के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। एक बाढ़ होता है, एक विदेशी आक्रमणों का हो सकता है, भूसंकलन, महामारी और एक भूकंप को माना जाता है। ये मेरा तीसरा का क्वेश्चन था। चौथा क्वेश्चन की तरफ मैं रुख मोड़ता हूँ। अशोक के धर्म से आप क्या समझते हैं? अशोक के धर्म से आप क्या समझते हैं? देखिए भाई, अशोक के धर्म से इस क्वेश्चन के आंसर बहुत बहुत बार पूछा गया है, और सिंधु घाटी सभ्यता से भी पूछा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बारे में पूछेगा, और इसका नगरीय व्यवस्था और बहुत सारे क्वेश्चन है जैसे जैसे मैं लेकर आ रहा हूँ। तो अशोक के धर्म के बारे में से आप क्या समझते हैं, इस क्वेश्चन पे ऐसे लिखेंगे, अशोक ने अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए कुछ सिद्धांत बनाए। इन सिद्धांतों को अशोक का धर्म कहा जाता है। अशोक का धर्म सभी धर्मों का सर्व संक्षेप था। एक में विशेषताएं के अगर बारे में लिखेंगे इसको, तो सबसे पहले में सार्वभौमिकता के बारे में नंबर 1 डाल के रखेंगे। तो सार्वभौमिकता के में तो अशोक का धर्म एक सार्वभौमिक धर्म था, क्योंकि इसमें सभी अच्छे गुणों का समावेश था, जो कि सभी धर्मों का समान रूप देखने का मिलता था। अगली का है, दूसरा नंबर में है अहिंसा। अहिंसा के बारे में कहता है, अहिंसा अशोक के धर्म की एक प्रमुख विशेषता थी। उसके धर्मों में न केवल मनुष्य वरन पशुओं की हत्या का भी विरोध था। उसके बाद तीसरा मेरा है, वो सहिष्णु था, मतलब सभी पर एक माने वैचारिक माने उनका था ना, सभी पर एक समान व्यवहार करता था, सहिष्णुता था, माने सभी धर्मों को समान नजर से देखता था। क्या था सहिष्णुता? अशोक के सहिष्णुता के धर्म की दूसरी प्रमुख विशेषता थी, वह सभी धर्मों का आदर करता था। और है चौथा नंबर है नैतिकता। नैतिकता के अशोक के धर्म की सबसे बड़ी विशेषता उसमें से नैतिकता का पाया जाना था। ये मेरा चौथा नंबर क्वेश्चन था। पांचवा नंबर क्वेश्चन आ चुका है, जो कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के मातृ प्रधान सभ्यता क्यों कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता के मातृ प्रधान भी कहा जाता है। वहाँ के लोगों ने मातृ देवी की पूजा करती थी। उस समय बाप के नाम से न जान के माता के नाम से जाना जाता था। इस क्वेश्चन के आंसर इस तरह करेंगे, यह बिल्कुल सत्य है कि हड़प्पा सभ्यता जो मातृ प्रधान सभ्यता थी, क्योंकि यहाँ के लोग धरती को मानता था, उर्वरता देवी के मानकर उसकी पूजा करते थे। यहाँ घर की मुखिया पिता न होकर माता होती थी। बात जान बताए, स्त्रियाँ उच्च शिक्षा ग्रहण कर सकती थी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता मातृ प्रधान सभ्यता थी।
ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला मेरा क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के लिपि पर प्रकाश डालें। हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी उस तरह के आप जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि जो थी भाव चित्रात्मक था, जो अभी तक ले इसको पढ़ा नहीं जा सका है। इस बारे में थोड़ा क्वेश्चन के जानिएगा किस तरह लिखेंगे। हड़प्पा सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक लिपि थी। आज तक ले कोई इसके इतिहासकार इसका लिपि को नहीं पढ़ पाया है। यह लिपि खास बात यह थी कि पहली लाइन दाएं से बाएं बाईं और बाकी लाइन बाएं से दाएं लिखी जाती थी। इस पर इसी तरह लिखेंगे इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन मेरा है, मोहनजोदाड़ो से आप क्या समझते हैं? तो मोहनजोदाड़ो से आप क्या समझते हैं? तो आप लोग साथी जानते हैं कि मोहनजोदाड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्या होता है? मृतकों का टीला होता है। तो मोहनजोदाड़ो से आप क्या समझते हैं? इस क्वेश्चन को किस तरह लिखेंगे? तो मोहनजोदाड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्या होता है दोस्तों? मृतकों का टीला होता है मेरे बाबू। तो मृतकों इसको इनको सिंध का बाग भी कहा जाता है। एक और बात जान लीजिएगा, क्वेश्चन में पूछेगा मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को क्या कहा जाता है? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को सिंधु घाटी सभ्यता का जुड़वा राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन है, तो सिंधी का बाग भी कहा जाता है। यहाँ की भूमि बहुत उपजाऊ थी। हड़प्पा की जुड़वा राजधानी के नाम से जाना जाता है। ये पुकारा जाता था मोहनजोदाड़ो का हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी कितना थी? महज 483 किलोमीटर थी दोस्तों। ये मेरा 7वां क्वेश्चन था। 8वां मेरा क्वेश्चन है। 8वां मेरा क्वेश्चन है, संघ सूची एवं राज सूची तथा समवर्ती सूची का संक्षिप्त वर्णन करें। तो संघ सूची और राज सूची में जानते करते हैं कि संघ सूची जो केंद्र सरकार जो जिस पर रूल बनाती है, जिस पर कानून बनाती है, उसे संघ सूची कहा जाता है। और समवर्ती सूची में राज सूची और राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर माने कानून बनाती है, उसको हम समवर्ती सूची कहते हैं। तो इसको इस क्वेश्चन को किस तरह हम लिखेंगे लघु में? केंद्र सरकार राज्य सरकार के मध्य शक्तियों के विभाजन के लिए 3 सूचियां बनाई गई है, जिसके संघ सूची, जिसके केंद्रीय सूची भी या राज सूची और समवर्ती सूची है। संघ सूची के वे विषय रखे गए हैं जो राष्ट्रीय महज हैं, जिन पर कानून बनाने का अधिकार केवल किसका है? ये केंद्र सरकार की होती है। जैसे प्रतिरक्षा, उसके बाद विदेश, डाकतार, रेलवे इत्यादि है। राज सूची के विषय में देखा जाता है, राज सूची में निर्देशक महत्व विषय को सम्मिलित किया गया है, जिन पर कानून बनाने का अधिकार केवल महज किनका है? तो राज्य सरकार को दिया गया है। उसके बाद राज सूची के विषय है कृषि, पुलिस, जेल, चिकित्सा, स्वास्थ्य और सिंचाई आदि है। उसके बाद है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची की बात करते हैं। समवर्ती सूची शामिल विषयों पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। इस विषय में बिजली, विवाह कानून, मूल्य नियंत्रक, शिक्षा, वन इत्यादि शामिल है। ये मेरा 8वां नंबर क्वेश्चन था। 9वां नंबर के क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन कहता है, किन आधार पर संविधान की आलोचना की जाती है? किन आधार पर संविधान की आलोचना की जाती है? तो देशी विदेशी विद्वानों ने माने देशी और विदेशी विद्वानों ने निम्न आधारों पर भारतीय संविधान को क्या आलोचना किया है? इन पर थोड़ा ध्यान देते हैं। तो देखिएगा क्या कहता है। यह सभा जनता के द्वारा निर्वाचित नहीं थी। क्या रहा है? यह सभा जनता के द्वारा निर्वाचित नहीं थी। भारत के संविधान सभा जैसी महत्वपूर्ण संस्था के गठन के लिए जनता के प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी बनाना अति आवश्यक था, क्योंकि उसके द्वारा बनाए जाने वाले संविधान का मूल उद्देश्य भारतीय जनता की आकांक्षाओं को पूर्ण करना था। दूसरी हमारा कहता है, संविधान सभा के एक दलीय संस्था कहकर भी आलोचना की जाती है। उस समय भारत में कांग्रेस की प्रभुता थी, इसलिए संविधान सभा पर कांग्रेस का प्रभाव था। अतः इस बात को स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि यह प्रभुता संपन्न है। तीसरी नंबर इसी क्वेश्चन का है कि संविधान सभा का आलोचना जिसमें है, इस आधार पर भी की जाती है, यह मात्र हिंदुत्व की संस्था थी। इसमें अन्य धर्मों की लोगों को नाम मात्र संस्था प्राप्त है। तो इस क्वेश्चन की तरह हम लिख सकेंगे। 10वां नंबर मेरा क्वेश्चन चलता है। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? संविधान सभा का गठन कैसे हुआ था? संविधान सभा का गठन कैसे हुआ था? तो संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर भारत के संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना में निश्चित किया गया था कि संविधान के निर्माण हेतु प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर जिसमें कुल 389 सदस्य हो, जिसमें से 292 ब्रिटिश प्रांत के प्रतिनिधि और 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों का और प्रतिनिधि और 93 देशी रियासतों का प्रतिनिधि को हो। उसके बाद कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में सभा के कुल सदस्य कितना था? 289 था। सदस्यों ने प्रांत के लिए निर्धारित 292 के साथ कुल और 296 सदस्यों के चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस के 208, मुस्लिम लीग के 73 और अन्य दलों की कितना हुई? तो 15 हुई। स्वतंत्र उम्मीदवार निर्वाचित हुए। मुस्लिम लीग अपनी निर्बल स्थिति को देखते हुए संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया। इस क्वेश्चन को इसी तरह हम लिखेंगे, जो आप लोग इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। बहुत मस्त वी है, इसको इग्नोर मत कीजिएगा, मेरे बातों को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आप लोग देखे होंगे क्वेश्चन बैंक भी रीड कर देखिएगा, तो इस क्वेश्चन को बहुत बार आने का देखिएगा, प्रायिकता बहुत अधिक होगा। तो अगला क्वेश्चन की तरफ मैं मुख को लेकर चलता हूँ। तो मेरा अगला क्वेश्चन है,
सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? बहुत मस्त क्वेश्चन है। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि हड़प्पा नामक स्थान पर ही सन 1921 में या 22 में 21 में राखल दास बनर्जी ने उत्खनन करवाया था। हड़प्पा सभ्यता का महत्वपूर्ण नगर होने के कारण इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता के नाम से जाना जाता है। सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ जाना था, तो इसलिए इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इस क्वेश्चन को आप लोग भी स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा और इस क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिर अगला मैं क्वेश्चन को लेकर चलता हूँ। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन की विवेचना करें। देखिए क्वेश्चन ये बहुत बार आया है, हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन के बारे में, नगरीय व्यवस्था के बारे में भी और जल के बारे में भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है। देख लीजिएगा, आप क्वेश्चन बैंक को लीड कर भी देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन को हम किस तरह के लिखेंगे? हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के नगर होने के निम्नलिखित कारण थे जिनको निम्न रूप से उल्लेखित किया गया है। सबसे पहले सड़क के बारे में देखा जाता है, तो सबसे जानते हैं कि सड़क इसका समकोण पर काटी थी और इसके घरों की पद्धतियाँ बनाने की पद्धति ग्रिड पद्धति थी। नाला इसकी जो बहुत सुदृढ़ थी, माने वो क्या था, पक्की थी और ऊपर से ढका हुआ था। इस बारे में क्वेश्चन को जानेंगे कैसे। हड़प्पा सभ्यता एक सड़क की पक्की ईंटों का बना हुआ था। सड़कों के दोनों किनारों पर चबूतरे बने हुए थे जिस पर बैठकर लोग आराम किया करते थे। सड़कें के दोनों किनारे नाला बना हुआ था। सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। बड़े सड़कें एक कई छोटे-छोटे सड़कों को निर्माण किया करते थे। और बात ये हो गया नाला, नंबर बी में डालेंगे या 2 नंबर डाल के लिखेंगे नाला के बारे में। हड़प्पा सभ्यता के नगर होने का सबसे बहुत प्रमुख कारण यहाँ का नाला, सड़क के सड़क के दोनों किनारे पर नाला बने हुए थे जिसके कारण शहर पानी नाले के द्वारा बहकर निकलकर वहाँ के नाले को देखकर यह कहा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। भवन की बात करते हैं तो हड़प्पा सभ्यता भवन पक्की ईंटों के द्वारा बनाया गया था। यह भवन बहुत ही सुंदर और आकर्षक थी। इस प्रकार माँ के भवन को देखकर कहा जा सकता है हड़प्पा सभ्यता की एक नगरीय सभ्यता थी। और स्नानागार की बात करते हैं और एक और अन्नागार भी है, ठीक है। स्नानागार की बात करते हैं। मोहनजोदड़ो से एक स्नानागार जो मिला है, जो बहुत बड़ा है। इस स्नानागार में कई एक साथ आदमी स्नान कर सकता था। यह स्नान पक्की ईंटों के बना हुआ था। हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन होने के प्रमुख कारण यहाँ का स्नानागार भी था। अन्नागार की बात करते हैं, अन्नागार के बारे में। तो हड़प्पा सभ्यता नगर होने के प्रमुख कारण वहाँ का अन्नागार भी। हड़प्पा के कई नगर से अन्नागार मिला है। इसमें वहाँ के लोग अनाज रखते थे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता नगर होने का प्रमुख कारण ये भी अन्नागार हो सकता है। ईंट की बात करते हैं, तो ईंट जो है हड़प्पा सभ्यता के नगर होने के एक प्रमुख वहाँ से ईंट से कैसे थे। हड़प्पा सभ्यता बड़ी ही संख्या में एक संख्या में ईंटें मिले हैं। वहाँ की अगर पूरी पाकिस्तान और घर की ईंटों को से बना हुआ था। पाकिस्तान की सारी ईंटों जो है ईंटों से बना था। फिर भी वहाँ एक ब्रज जाएगा, ईंटों का आकार बहुत बड़ा था। इस प्रकार उपयुक्त वर्णनों में स्पष्ट हो जाता है कि हड़प्पा सभ्यता क्या है, एक नगरीय सभ्यता थी। माफ़ करता हूँ कि आप लोग थोड़ा-थोड़ा बोलने में हमको कुछ गड़बड़ा गया है और इस क्वेश्चन में भी कुछ मिसप्रिंट हो गया है, तो माफ़ कीजिएगा। मेरा अगला क्वेश्चन है 13वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के कौन कारण थे? तो हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में देखा जाता है, तो हड़प्पा सभ्यता के पतन के निम्नलिखित कारण थे जो निम्न हैं। एक है बाढ़, दूसरा है महामारी। इस क्वेश्चन को थोड़ा लिखिए। कई इतिहासकारों का मानना था कि हड़प्पा सभ्यता का पतन बाढ़ आने के कारण हुआ था। कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में बाढ़ आया और सभी लोगों की डूब के मर गए। इस सभ्यता का विनाश हो गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का पतन क्या है, प्रमुख पतन का कारण बाढ़ हो सकता है। महामारी की बात करते हैं कि कुछ इतिहासकारों का कहना है कि इतिहास का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन महामारी के कारण हुआ था। महामारी के कारण हुआ था। बीमारी होने के कारण यहाँ के सभी लोग क्या मारे गए, सभ्यता का विनाश हो गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का पतन सबसे प्रमुख कारण क्या है, महामारी है, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, भूकंप एवं भूस्खलन सॉरी। तो कई इतिहासकारों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन भूकंप और भूस्खलनों के कारण हुआ है। भूकंप आने के कारण वहाँ की सभ्यता जमीन के नीचे दब गई। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का पतन प्रमुख कारण भूस्खलन और भूकंप हो सकता है। और लास्ट मेरा है 5वां, इसमें है विदेशी आक्रमणों का होना। कई इतिहासकारों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन विदेशी आक्रमणों के कारण, विदेशी आक्रमण बार-बार होने के कारण इस सभ्यता का पतन हो गया। हम हो गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख कारण विदेशी आक्रमणों का हो सकता है। 14 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या कहता है, हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा हड़प्पा सभ्यता का
14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, हड़प्पा के सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक जीवन की विवेचना करें। तो आंसर क्या है, हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक जीवन को निम्न रूप से उल्लिखित किया गया है। सामाजिक 1 नंबर में देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता सामाजिक जीवन बहुत ही उत्तम था। यहाँ के लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे। यहाँ के घर में ताला नहीं लगाया जाता था। यहाँ के कुछ नगर लोथल कालीबंगा में घर में दरवाजे के पीछे की ओर खुलते थे। यहाँ का समाज नगर जैसी इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि हड़प्पा सभ्यता एक सामाजिक जीवन कैसा था। उसके बाद धार्मिक की बात करते हैं, तो हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन बहुत ही उत्तम था। यहाँ के लोग प्राकृतिक पूजा किया करते थे। यहाँ से मूर्ति नहीं मिली है। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि यहाँ के लोग शिव भगवान की पूजा किया करते थे। स्त्री की बहुत ही सम्मान करते थे। इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ हड़प्पा सभ्यता धार्मिक सभ्यता थी, कैसा था। उसके बाद आर्थिक जीवन, आर्थिक जीवन की बात करते हैं, तो हड़प्पा सभ्यता का आर्थिक जीवन की बात करते हैं, तो हड़प्पा सभ्यता के लोग खेती किया करते थे। यह लोग व्यवसाय भी करते थे। हड़प्पा सभ्यता के कई बंदरगाह मिले हैं। व्यापार से होता था और यहाँ से व्यापार होता था। भारत का सभ्यता का व्यापार मेसोपोटामिया की सभ्यता से की जाती थी। हड़प्पा सभ्यता के व्यापारिक नगर लोथल, कालीबंगा, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वहाँ के लोग आय का प्रमुख स्रोत क्या था, कृषि और व्यापार था। इस प्रकार उपयुक्त वर्णन को स्पष्ट हो जाता है कि हड़प्पा सभ्यता एक सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक जीवन कैसी थी। लास्ट क्वेश्चन मेरा यह है कि जैन धर्म के श्वेतांबर तथा दिगंबर में क्या अंतर है। जैन धर्म के श्वेतांबर और दिगंबर में क्या अंतर है, इस क्वेश्चन को लिखेंगे और लास्ट मेरा भी क्वेश्चन है, फिर अगले दूसरे वीडियो में लेकर आएंगे। जब तक इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। मौर्य काल में जैन धर्म के 2 संप्रदाय बने गए, जिसका प्रथम था श्वेतांबर और दूसरा था दिगंबर। इन संप्रदायों के मौलिक सिद्धांतों की कोई विशेष अंतर नहीं था और दोनों ही समान रूप से जैन धर्म के सिद्धांतों का समर्थन करते थे। श्वेतांबर संप्रदाय सरल था, साधारण नियमों का पालन पर विशेष बल देता था, जबकि दिगंबर संप्रदाय नियमों का कठोरता एवं अनुशासन पर अपना विश्वास रखता था। श्वेतांबर संप्रदाय जबकि दिगंबर जैनी नग्न रहते हुए सन्यासी का जीवन व्यतीत करते थे। तो इस मेरा यह क्वेश्चन है। फिर मैं मिलूंगा दूसरे वीडियो लेकर। जब तक आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे पेज पर, फेसबुक पेज पर है तो पेज को भी फॉलो कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि उसको भी परीक्षा देने वाला है, 2025 के इंटर का एग्जाम देने वाला है, तो उनका भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उनका भी फायदा हो जाएगा। ये मैं फिर अगले कल मिलता हूँ। ये हर बार ये प्रत्येक दिन ये फ्री क्रैश और कोर्स कराया जाता है। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कैसा लगता है, और ताकि सभी लोगों को फायदा हो। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते, प्रणाम।